सोचिए, साल है 1932। भारत अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है और ठीक उसी वक्त अंग्रेज एक ऐसा पासा फेंकते हैं जो आप कह सकते हैं सब कुछ बदलने की ताकत रखता था। ये सिर्फ कोई कानून नहीं था, नहीं नहीं, ये तो एक सियासी भूचाल था जिसने पूरे देश की नींव हिलाकर रख दी थी। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई दबे कुचले लोगों को उनके हक दिलाने की कोशिश थी, या फिर ये अंग्रेजों की वही पुरानी जानी पहचानी चाल थी, फूट डालो और राज करो वाली। सच कहूं तो इस एक सवाल ने उस दौर के बड़े बड़े दिग्गजों को भी सोच में डाल दिया था। तो चलिए आज इसी ऐतिहासिक गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं और शुरुआत करेंगे हम उस विवादास्पद प्रस्ताव से जहां से कह सकते हैं इस पूरे ड्रामे की स्क्रिप्ट लिखी गई। तो सबसे पहले बात करते हैं उस पॉलिसी की जिसने एक बहुत बड़े राजनीतिक संकट की जमीन तैयार कर दी। देखिए, तारीख थी 16 अगस्त 1932। लंदन में बैठे ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड एक ऐलान करते हैं। एक ऐसा ऐलान जिसमें यह वादा था कि भारत में नुमाइंदगी यानी रिप्रेजेंटेशन का पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल दिया जाएगा। लेकिन सवाल वही था कि यह वादा असल में एक तोहफा था या फिर एक बहुत ही सोचा समझा जाल। तो आखिर ये कम्युनल अवार्ड था क्या भला? देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये ब्रिटिश सरकार का एक प्रस्ताव था जिसके तहत अल्पसंख्यक समुदायों को सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि पृथक निर्वाचक मंडल दिया जाना था। अब ये पृथक निर्वाचक मंडल क्या होता है? इसका मतलब ये था कि मान लीजिए मुस्लिम वोटर सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार को ही वोट दे सकता है, सिख वोटर सिर्फ सिख को, और इसी तरह बाकी समुदायों के लिए भी। इसी सिद्धांत पर यह पूरा अवार्ड टिका था। अच्छा, इस अवार्ड के जो मुख्य प्रावधान थे उन पर एक नज़र डालते हैं। प्रांतीय विधानसभाओं में सीटें लगभग दोगुनी कर दी गईं। मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट तो बना ही रहा। महिलाओं के लिए भी 3% सीटें रिजर्व की गईं और जिन प्रांतों में मुसलमान अल्पसंख्यक थे उन्हें वेटेज भी दिया गया। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसा पेंच था जिसने सबसे ज़्यादा बवाल खड़ा किया, और वो पेंच ये था दलित वर्गों, जिन्हें उस वक्त डिप्रेस्ड क्लासेस कहा जाता था, उन्हें भी एक अल्पसंख्यक समुदाय मानकर एक अलग सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। मतलब उन्हें बाकी हिंदुओं से पूरी तरह अलग कर दिया गया। अब जो राष्ट्रवादी नेता थे उनके लिए तस्वीर बिल्कुल साफ थी। ये अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की सीधी साधी चाल थी। भारतीय समाज को और भी टुकड़ों में बांटो और आराम से राज करो। इस अवार्ड की घोषणा के बाद पूरे देश में हलचल मच गई और फिर एक आवाज उठी, एक ऐसी आवाज जो करोड़ों दिलों की धड़कन थी। महात्मा गांधी तक जब यह खबर पहुंची तो उन्होंने तय कर लिया कि वो इसे चुपचाप नहीं देख सकते। गांधी जी ने इसे साफ साफ शब्दों में कहा, यह हिंदू मुस्लिम एकता पर अंग्रेजी हमला है। उनके लिए ये अवार्ड सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, बल्कि भारत की आत्मा पर, उसकी एकता पर एक सीधा प्रहार था। और गांधी जी ने सिर्फ बयान नहीं दिया, उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। देखिए, 18 अगस्त 1932 को, उस वक्त वो पूना की यरवदा जेल में थे, उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को एक खत लिखा और इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। और जब बात नहीं बनी तो 20 सितंबर 1932 को उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। मतलब जब तक इस अवार्ड में बदलाव नहीं होता वो अन्न का एक दाना भी नहीं लेंगे। इस एक फैसले ने पूरे देश की सांसें थाम दी थीं। अब गांधी जी की जान दांव पर थी और पूरे देश के नेताओं पर दबाव था कि जल्द से जल्द कोई रास्ता निकाला जाए। दिन बीत रहे थे, गांधी जी की हालत बिगड़ रही थी और फिर उनके अनशन के छठे दिन यानी 25 सितंबर 1932 को एक समझौता हुआ, एक ऐतिहासिक समझौता जिसे हम सब पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। ये वो समझौता था जिसने न सिर्फ गांधी जी की जान बचाई बल्कि भारत के राजनीतिक भविष्य को एक नई दिशा दी। तो इस पूना पैक्ट ने आखिर बदला क्या? देखिए, कम्युनल अवार्ड में दलित वर्गों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट यानी अलग वोटिंग की बात थी। पूना पैक्ट ने इसे खत्म कर दिया। इसकी जगह आया जॉइंट इलेक्टोरेट यानी सब साथ में वोट करेंगे, लेकिन दलित वर्गों के लिए सीटें आरक्षित रहेंगी यानी रिजर्व्ड रहेंगी। ये एक बहुत बड़ा, एक फंडामेंटल बदलाव था। और सिर्फ इतना ही नहीं, कम्युनल अवार्ड में जहां प्रांतीय विधानसभाओं में 71 सीटें दी गई थीं, पूना पैक्ट के तहत वो सीटें बढ़कर हो गई 148, मतलब 2 गुने से भी ज्यादा। और बात सिर्फ प्रांतों तक ही सीमित नहीं रही। जो सेंट्रल लेजिस्लेचर था उसमें भी 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित कर दी गईं।
तो ये हर लिहाज से एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ये पैक्ट असल में गांधी जी और दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रहे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बीच हुआ था। और जब भारतीय नेताओं ने आपस में ही ये हल निकाल लिया तो ब्रिटिश सरकार को भी इसे कम्युनल अवार्ड में एक संशोधन के तौर पर मानना ही पड़ा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरी घटना का नतीजा क्या निकला और एग्जाम के लिहाज से कौन-कौन से पॉइंट्स सबसे ज्यादा जरूरी हैं। सबसे पहली और जरूरी चीज है इन घटनाओं का क्रम यानी क्रोनोलॉजी। इसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगस्त 1932 में कम्युनल अवार्ड आया, फिर उसके जवाब में सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ और इसके बाद नवंबर 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख चेहरों की। रैमसे मैकडॉनल्ड वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। महात्मा गांधी जिन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट का पुरजोर विरोध किया और आमरण अनशन पर बैठे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो डिप्रेस्ड क्लासेस की तरफ से बात कर रहे थे और पूना पैक्ट के मुख्य वार्ताकार थे। और एक नाम और है तेज बहादुर सप्रू जो एक बड़े नेता थे और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में शामिल हुए थे। इन सब की भूमिका को समझना जरूरी है। तो अगर एग्जाम के लिए फटाफट कुछ की टेकअवेज की बात करें तो सबसे पहले पूना पैक्ट ने सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह रिजर्व्ड सीटें दी। दूसरा, ये समझौता अंग्रेजों ने नहीं थोपा बल्कि भारतीय नेताओं ने आपस में बातचीत करके तय किया था। तीसरा, इससे दलित वर्गों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व काफी बढ़ गया। एक और जरूरी बात, इसी घटना के बाद गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की और हां, ब्रिटिश सरकार ने भी इस पैक्ट को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया था। हम लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट की टीम है और हमारी कोशिश यही है कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और स्कूल एग्जाम्स के लिए आपको बेहतरीन स्टडी मटेरियल मुहैया कराएं। इस तरह के और एजुकेशनल वीडियोस के लिए प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कोई और जानकारी चाहिए या कोई सुझाव हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। तो पूना पैक्ट एक ऐसे संकट से निकला समझौता था जिसने उस वक्त तो हालात को संभाल लिया, लेकिन एक बड़ा सवाल ये छोड़ गया कि इसने आधुनिक भारत में राजनीतिक प्रतिनिधित्व के भविष्य को आखिर किस तरह से आकार दिया। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी चर्चा होती है और इसका जवाब शायद इतिहास से ज्यादा आज के भारत को देखकर मिलता है।